हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बुक पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच इन हिंदी बाय पमी। तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। फर्स्ट चैप्टर में ही ये सेकंड जैसे पैराग्राफ टाइप होता है ना, वो है सोना। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सोना मतलब गोल्ड। सोना सिर्फ 3 फुट दूर था। एक अस्थाई हार पर प्रयास करना छोड़ देना, समझे? एक अस्थाई टेम्पररी हार पे कोशिश करना छोड़ देना असफलता का सबसे ज़्यादा आम कारण होता है। मतलब लगे रहो, फेल हो गए लगे रहो। फेल तो वैसे कोई वर्ड ही नहीं होता है, बकवास वर्ड बना रखा है ये फेल। होता क्या है कि आप कोई काम कर पाते हो, कोई नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपने आप को ये समझाना। तो फेल जो वर्ड बना है वो गलत ही बना है, इंसानों के लिए तो एकदम ही गलत बना है। हम सीखते हैं, ठीक है? तो ये असफलता का सबसे आम कारण होता है। क्या आम कारण होता है? अस्थाई, मतलब टेम्पररी जो हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम प्रयास करना छोड़ दें। मैं हार वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ बार बार। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास ज़रूर होता है। RU डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वो अपने अंकल की ये कहानी बताते हैं कि उस समय सोना के पीछे, सोना मतलब गोल्ड के पीछे लोग बहुत मतलब पीछे थे। मतलब उनको सबको गोल्ड ही गोल्ड चाहिए था। तब उनके अंकल को भी एक अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो पश्चिम की तरफ, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकल पड़े। उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, ना कि ज़मीन। सुना? जो हमारा ब्रेन है ना, वो सबसे बड़ा गोल्ड का मैन्युफैक्चरर है, ना कि कोई ज़मीन, सुरंग। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये बहुत मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख तो निश्चित थी। कई हफ्तों के बाद, मजदूरी के बाद, उन्हें एक चमचमाता हुआ ऐसक प्राप्त हुआ। उन्हें इस ऐसक को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियमबर्ग्स, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर लिए और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देखा, ये बात तो उन्होंने सही वर्ड यूज़ किया यार। तूफान की तरह उम्मीदें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सच में तूफान की तरह ही उम्मीदें दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, और जब नीचे आती है तो भी वैसे ही तूफान की तरह दिन प्रतिदिन नीचे आती है। तो एक्चुअली दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो कहाँ पे थे हम? मैं अपना ज्ञान बांटने लग जाती हूँ। तो हम यहाँ पे थे, हाँ। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वो सोने की खान से सोना गायब ही हो गया यार। सोना गायब ही हो गया। वे बहुत निराश हो गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए और निराशा की चरम सीमा पे पहुंच गए। देखो, मैंने पहले यही बोल दिया था। उन्हें इस खान में कहीं सोना नहीं दिख रहा था। उफ, वे उस सीरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ नहीं लगी। पता है फ्रेंड्स, लोग जब ना कोई भी इंग्लिश रिटर्न बुक होती है और वो जब हिंदी में ट्रांसलेट होती है, तो थोड़ा ना पढ़ने में, मतलब जो ऑथर उसको ट्रांसलेट करता है ना, वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो इसलिए ना प्रॉपर वाली हिंदी नहीं आ पाती है। मतलब वो जैसे ट्रांसलेट करता है, वो उस जैसे इसी बात को मैं जब हिंदी में बोलूँगी तो मैं कुछ और तरीके से बोलूँगी, ठीक है? आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन मैं एक्चुअली मैं बुक ही पढ़ रही हूँ, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा सा बोल रही हूँ, अपना साथ में ज्ञान दे रही हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली
क्या लाइन बाय लाइन बुक को रीड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा बोल रही हूँ कुछ, तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, माफ़ कर देना, ठीक है। अतः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। लो जी, फाइनली उन्होंने एक कबाड़ी को बुलाया और उसको कुछ $100 में, कुछ मतलब सम डॉलर्स, मतलब 100 से, जैसे 100, 150, 200, उन्होंने लिख दिया कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए, ठीक है। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। आप लोगों को भी पता ही होगा कि कबाड़ी वाले भी बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो इस कबाड़ी वाले ने अपना दिमाग लगाया और एक इंजीनियर को बुलाया जो कि खुदाई इंजीनियर करता था। उसने उसको बुलाया और उसको दिखाया कि ये देखो मेरी ये खाना है, और देखो, उसने बोला कि सोने का अनुमान लगाओ कि इसमें सोना कहाँ मिल सकता है, क्योंकि उसको पता ही था कि ये लोग क्या कर रहे थे एक्चुअली, वो कोई भी पूछता ही है। तो उसने कहा कि यार एक बार फाइनल मैं भी कर ही लेता हूँ। तो इंजीनियर को बुला के दिखवाया, तो इंजीनियर ने कहा कि यार लगभग सोने का सिरा सिर्फ 3 फुट नीचे रह गया है, बाकी सारी खुदाई हो गई है, बस 3 फुट नीचे रह गया, जहाँ से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। अब बताओ, अब बताओ, इसकी कोई माफ़ी है? कोई माफ़ी है इस चीज़ की? बताओ। मतलब दूसरे की माफ़ी नहीं, खुद को ही माफ़ करेगा, कितना मुश्किल है कि यार 3 फुट और सोने की खान थी, अरे मैंने छोड़ दिया इतना खुदाई करके, सोचो। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जीवन में चीज़ें होती रहती हैं, आगे बढ़ना चाहिए, इसमें यही है, तो हमें पढ़ना है आगे। वो कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया, क्योंकि वो ये जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है। उस मशीन की खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। उफ, बेचारा डर्बी। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में एजेंट बन गया और उससे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। देखा, आपकी विल पावर से आप सोने को क्रिएट कर सकते हो। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फुट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। दोस्तों, मेरे पति का ना मीटिंग शुरू हो गया है, तो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, ठीक है ना, वीडियो नहीं रोकूंगी। आप लोगों को क्षमा, मेरी तरफ से क्षमा। आगे रीड करते हैं ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। यार मैं भी कभी कोई बुक सुनती हूँ ना, तो डिस्टर्बेंस होती तो बड़ा बेकार लगता है। चलो लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पे थे हम? हाँ इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फुट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चला था कि किसी की ना का मतलब ना हो, ये ज़रूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, हमें अपने काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। रुक जाता है काम, कोई बात नहीं, वापस आके ऊपर बढ़ो, मतलब वापस करो। फिर छूट जाता है, वापस करो, करते रहो। और उसने ये तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक कि सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थाई असफलताओं से होकर गुजरता है। मतलब सक्सेस का रास्ता जो है वो टेम्पररी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। देखो यार, हिंदी में कितना अच्छा वर्ड है, सफलता असफलता, है ना। असफलता मतलब कि उस काम में आप
असफल हो गए, ऐसे नहीं कि आप लाइफ में असफल हो गए, मतलब। और फेल वर्ड होते से ऐसे लगता है कि फेल हो गए यार, मतलब आप फेल हो गए, तो कितना अंतर है। उन्हें पता होना चाहिए था कि असफलता सिर्फ एक विलंब होती है, हार नहीं होती। देखो मैं यही कह रही थी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। ऑथर पहले ही मेरी फीलिंग को समझ जा रहा है। तो असफलता आती है दोस्तों, लेकिन उसको हार नहीं मानना चाहिए। और मैं ये एक्चुअली आपको नहीं, मैं खुद को भी साथ में समझा रही हूँ, नहीं तो मैं बुक नहीं रीड कर पाती अगर मैं ज्ञान की देवी होती तो मुझे भी ज़रूरत है, इसलिए रीड कर रही हूँ। और मुझे लगा कि आप लोग भी साथ में रीड कर लो। मैंने यार समरी सुनी है कई, लेकिन पता समरी में क्या होता है, मतलब आप मज़ा नहीं आता, मतलब मज़ा तो आता है समरी वाले दोस्तों, क्षमा करना, मज़ा तो आता है, लेकिन फिर भी वो जो लाइन टू लाइन ना, कि उसमें जो एक दे जाता है ऑथर आपको टिप्स अपनी, वो रह जाता है। लेकिन मैं तो खैर बुक लवर हूँ, बुक रीडर हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। लेकिन जिन लोगों को जैसे बुक का शौक़ नहीं है तो वो समरी पढ़ सकते हैं, तो वो उसको भी इंजॉय करें। सब अच्छा है यार, सब सब कुछ बहुत बढ़िया है। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन में भटकाने के लिए अक्सर तभी देती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है, समझे। जैसे ही आप सफल होने वाले होते हैं, आपको सफल कर देती है कि जा, टेस्ट करती है, टेस्ट। दृढ़ता का 50 सेंट पाठ, ये हमारा नेक्स्ट मतलब चैप्टर नहीं है, हेडिंग जो होती है ना वो है दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हॉट नॉक्स विश्वविद्यालय, कोई होगा बाहर हॉट नॉक्स, मुझे नहीं पता है। हॉट नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से ये पता लग गया था कि ज़रूरी नहीं कि ना का अर्थ ना ही हो। मतलब उसे लगा कि अब सोना नहीं निकलेगा ना, लेकिन वही कह रहा है ना का मतलब ना, मतलब कि मतलब उसे खोदना चाहिए था। और एक दोपहर वह अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत ज़मीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे कुछ देर ही हुए थी कि तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। ठीक है। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज घुराते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मांगे हैं। मैं नहीं दूंगा, अंकल ने चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम में लग गए। काम में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलट कर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वे फिर वहीं से चिल्लाए जाती जाती हो या फिर मार के भगाऊं। उस लड़की ने फिर से वही जवाब दिया, ठीक है, पर वो उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसे भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे आज मार ही डालेंगे उसको। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी आदमी हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नज़दीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ी और अंकल की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए दृढ़ता पूर्वक बोली, वो पैसे मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे। पता है ना, जब हम घूरते डराने के लिए, 1 मिनट तक घूरते रहे और फिर धीरे से उस रॉड के नीचे उस रॉड को जो हाथ में ले रखी थी ना, उसको ज़मीन पे नीचे फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकाल कर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसे लिए और बिना नज़र हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सा नुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतना दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया। इस बच्ची के पास आखिर ऐसा क्या जादू था जो
इसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मील में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उस पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्ची के पास ऐसा कौन सा विचित्र शक्ति था जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। चलो दोस्तों, लाएंगे हम भी। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और ज़रूरत के लिए प्रयोग कैसे करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में ही हो सकती है या फिर उसके बदलावे में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लानिंग के साथ। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद इसको फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को ये बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन अनइंटेंशनली उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उसके 3 वर्षीय सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें ये एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज़ पर मेरी डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची ने उस दिन उन्हें सिखाया था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है और अपने बचाव पेटी में उस लड़की का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में ना का अर्थ ना नहीं होता। लेकिन हमने एक पिक्चर देखी थी ना दोस्तों, बॉलीवुड में, पिंक, जिसमें ना का मतलब ना होता है, समझे? तो फिर वही बैलेंस अपने दिमाग का यूज़ करना है कि कहाँ ना का मतलब ना है भाई और कहाँ ना का मतलब ना नहीं है। मतलब ये अपने मन को समझाने के लिए है कि कोई आपको लाइफ में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो लगे रहो, ठीक है? इसको अदरवाइज मत लेना। आपको नहीं पता होगा कि मेरा सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे मना कर दिया था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फुट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव से उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को ये सिखा दिया कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं। सिखा दिया था कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने का प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोना खान, ये तीनों कहानियाँ निसंदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। ज़िंदगी विचित्र है और आसान भी है। कभी उतार मिलता है तो कभी चढ़ाव मिलता है, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। सॉरी, डर्बी को ही देख लो। आ जाओ। 2 वाक्यों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उस असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उनके जीवन के कुछ रहस्य निकाले। इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों को और आगे बढ़ें, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए।
जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने वर्ष ये कहाँ पर छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्षों आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वो सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मनस्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत, मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ज़रूरी सच बताने जा रहा हूँ। 1929 में 29 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में बदला जा सकता है, समझे? उसी तरह धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मन के डर को विश्वास में बदला जा सकता है। दोस्तों, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट 100%। कहाँ गया, भाग गया। अच्छा, जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करने का प्रारंभ करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह ही हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वो सोना बन जाता है। ये आपको असंभव लग रहा है? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, मेरे को भी असंभव ही लग रहा है। डोंट वरी, देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम मानव जाति की ये कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देता है यार। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी ज़िंदगी और अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे।